तुम लोगों ने पिछले 6 महीनों में एक भी पॉलिटिकल ओपिनियन खुद से नहीं बनाया। 6 महीने छोड़ो, 1 साल देता हूँ, 1 साल का ही बता दो, नहीं बनाया ना। 1 साल छोड़ो, मैं तो ये कहता हूँ, अपनी पूरी लाइफ़ का मुझे बता दो कि एक भी पॉलिटिकल ओपिनियन जो तुमने खुद से बनाया। तुम्हारी सारी पॉलिटिकल ओपिनियन सब बोरोड है, सब तुमने लोन पे ले रखा है और तुम्हें ये पता है। और ये बात तुम्हें काफ़ी अनकंफर्टेबल फ़ील भी करा रही होगी, तुम्हें बुरा भी लग रहा होगा क्योंकि तुमको तो ये पता है कि भाई मेरी आप यूट्यूब फ़ीड चेक कर लो, काफ़ी पॉलिटिकल है, मेरी इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ देख लो, व्हाट्सएप के स्टेटस देख लो, सब पॉलिटिकल है। फिर ये आप ऐसी बात क्यों बोल रहे हो? सब पता चलेगा। तुम देखो ये वीडियो, तुम्हें सब पता चलेगा। देखो, जब भी कभी पॉलिटिक्स की बात होती है कहीं पे भी, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, ऑफ़िस में, घर पे, हर जगह तुम्हारा इंस्टेंट रिस्पॉन्स क्या होता है? तुम्हारे पास एक मेंटल चेकलिस्ट है, तुम उसे चेक करते हो। अब क्या है वो मेंटल चेकलिस्ट कि भई तुम्हारे साइड के लोगों ने क्या बोला, तुम्हारी पार्टी ने क्या ट्वीट किया और तुम्हारे इन्फ्लुएंसर ने उसपे क्या वीडियो बनाया। जैसे ही तुम ये तीनों चेकलिस्ट में जो चीज़ें हैं वो पूरी कर ली, अब तुम्हारा एकदम से एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट ओपिनियन रेडी हो जाता है। पर ये तुम्हारा ओपिनियन नहीं है। ये एक स्क्रिप्ट है जो तुमने डाउनलोड करनी, जो प्री पैकेज्ड है, जिसके तुम एक एक्टर हो, राइटर नहीं हो। फिर भी तुम्हें ऐसा लगता होगा कि तुम एक इन्फॉर्म्ड व्यक्ति हो क्योंकि तुम न्यूज़ फ़ॉलो करते हो, तुम पॉलिटिकली अवेयर हो। हाँ, तुम्हें लगता है बस, याद रखना ये तुम्हें लगता है कि ये पार्टिसिपेशन है, तुम्हें लगता है ये एंगेजमेंट है, पर ये कंज़म्पशन है। जैसे नेटफ्लिक्स देखना और मूवी बनाना सेम नहीं होता, वैसे ही पॉलिटिक्स कंज़्यूम करना और पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना सेम नहीं होता। तुम पॉलिटिक्स को भी अपने कंफर्टेबल सोफ़ा पे बैठकर पॉपकॉर्न के साथ बस देख रहे हो कि तुम्हारे मीडिया हाउस, इन्फ्लुएंसर या पार्टी का क्या ट्वीट है। अगर मतलब उनसे तुम मोटिवेट हो गए तो चलो भाई तुम उसपे एक स्टोरी डाल देते हो, अपना ओपिनियन बता देते हो, मीम शेयर कर देते हो, कमेंट सेक्शन में थोड़ा गाली-गलौज कर देते हो और तुम सोचते हो कि भाई हो गई अब मेरी एक्टिविज़्म, अब मैं थक गया हूँ। नहीं भाई, ये एक्टिविज़्म नहीं है। ये तो तुम्हारा इमोशनल सब्सक्रिप्शन है, मंथली प्लान या मैं ये कहूँ कि तुम्हारा लाइफ लॉन्ग प्लान जो तुम्हारे बर्थ के साथ आ जाता है, जो तुमने खरीद रखा है। हाँ, खरीद ही तो रखा है। टैक्स का सब्सक्रिप्शन भरते भरते नहीं हो क्या तुम लोग? फ़ील करते हो। जैसे ये इमोशंस जो तुम्हारे लोग तुम्हारे जैसे ट्वीट डालते हैं, बातें करते हैं, तो वो तुम्हारे अंदर वो इमोशनल ट्रिगर आता है, वो बाहर निकलता है और जैसे ही बाहर निकल जाता है, तुम आगे बढ़ जाते हो। पर वो इश्यू उसमें कुछ चेंज होता है? नहीं। वो इश्यू भी वही है और तुम भी वही हो। लेकिन तुम्हारी अंतरात्मा को बड़ी क्लैरिटी है, कि भई मैंने तो अपना काम कर दिया देखो। क्योंकि तुम्हारा तो देखो बिलीव है ना काम करने में, जो कि भगवद गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा राइट है एक्शन पे, रिजल्ट पे नहीं। सिंपल एक्ट करो, आउटकम की चिंता मत करो। पर यार असल में तुम बस रिजल्ट चाहते हो। तुम्हें सड़कें, नालियाँ, हवा, पानी सब साफ चाहिए। तुम्हें सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए। तुम्हें चाहिए समाज में वो जस्टिस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपेरेंसी ये सब चाहिए। पर एक्शन वो तुम्हारे लिए तुम्हारी पार्टी करेगी, वो तुम्हारी गवर्नमेंट करेगी, वो तुम्हारा यूट्यूब इन्फ्लुएंसर करेगा। मतलब तुमने तो पूरा जो फ़ॉर्मूला जो कृष्ण ने दिया ना उसको पूरा ही रिवर्स कर दिया। रिवर्स कर दिया भैया ये कैसे कर दिया? तुम कहते हो कि रिजल्ट इज़ माइन एंड एक्शन इज़ देयर्स। और इन सब में तुमने अपनी सोचने की क्षमता, डिसीज़न लेने की क्षमता, जजमेंट की क्षमता, सही गलत चुनने की क्षमता सब आउटसोर्स कर दी। किसको आउटसोर्स कर दी भैया? पार्टी को, अपने लीडर को, अपने लोगों को। और अब तो भाई थोड़ा और आगे बढ़ चुके हो। तुम तो आजकल यूट्यूब और इंस्टा एल्गोरिथम को भी दे चुके हो। अब वो लोग डिसाइड करते हैं तुम्हारे लिए और तुम बस उन्हें फॉलो करते हो। क्योंकि देखो फॉलो करना बड़ा आसान होता है, कंफर्टेबल होता है। उसके साथ-साथ सेफ और सिक्योर भी होता है। सेफ और सिक्योर कैसे होता है भाई? देखो क्योंकि इन केस अब जिनको तुम फॉलो कर रहे हो, अगर उनसे कुछ गलती हो गई, तो तुम्हारे पास एक अच्छा बहाना रेडी रहता है। यार देखो मैंने कुछ नहीं डिसाइड किया, मैंने थोड़ी किया, मैं तो बस उन्हें थोड़ा सपोर्ट करता था। एग्ज़ैक्टली दैट इज़ द प्रॉब्लम। अब ये क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि इन सब में तुमने अपनी आज़ादी खो दी। अपने दिमाग की सोचने की एबिलिटी खो दी। अब तुम कहोगे कि भाई मतलब मैं तो सोचता हूँ। नहीं, तुम सोचते नहीं हो, ये याद रखना, तुम रिएक्ट करते हो। जैसे ही कोई इश्यू आता है तुम्हारे सामने, तुम्हारा फर्स्ट इंस्टिंक्ट क्या होता है? वही मेंटल चेकलिस्ट चेक करते हो जाके, भाई मेरे साइड का रिएक्शन क्या है? अगर मैच हो गया, कंफर्टेबल फील होता है, यार बहुत बढ़िया, अब तो अपन अपना पॉइंट ऑफ व्यू सबके सामने रख देंगे। अगर नहीं हुआ, तो कन्फ्यूज़्ड हो, डरे हुए हो,
कहीं भाई मैं गलत साइड पे तो नहीं हूँ, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, कोई भी गलत साउंड तो नहीं करूँगा। इससे बचने के लिए क्या करते हो तुम? वापस से सब्सक्राइब कर देते हो। जैसे ही सब्सक्राइब किया वैसे ही सेव। पर इस सब्सक्रिप्शन का प्राइस है। सब्सक्रिप्शन का प्राइस क्या है? तुम्हारी अंतरात्मा, तुम्हारी काबिलियत अकेले खड़े होने की, तुम्हारा साहस अलग सोचने का, ये सब तुमने छोड़ दिया क्योंकि तुम्हें अकेलेपन से डर लगता है, क्योंकि तुम्हें लोगों के रिजेक्शन से डर लगता है, तुम्हें गलत होने से डर लगता है। तो बड़ा आसान है फॉलो कर लेना, किसी चीज़ से अलाइन हो जाना, बिलॉन्ग कर लेना, लेकिन अपनापन याद रखना ये तुम्हारी अंतरात्मा का रिप्लेसमेंट कभी नहीं बन सकती और तुम्हें पता है ये। क्योंकि जब भी रात को तुम अकेले होते हो तुम्हें ये समझ में आता है कि यार वो जिस भीड़ में मैं खड़ा हूँ ना वहाँ मैं हूँ अकेला ही। पर वो क्या करते हो सुबह उठ के वापस उस भीड़ को जॉइन कर लेते हो क्योंकि उस भीड़ में तुम्हें सेफ लगता है। महाभारत याद है तुम्हें? और वो द्यूत की क्रीड़ा जिसमें द्रौपदी का चीरहरण हुआ। वो चीरहरण के समय पे सब वहीं खड़े थे। भीष्म, द्रोणाचार्य सब एक पे एक बड़े महारथी लोग सब वहीं खड़े थे। पर क्या कर रहे थे? चुपचाप खड़े थे। कौरव जो गलत कर रहे थे उसको देख रहे थे। क्यों? क्योंकि भाई ये बड़े लोग इनमें से कुछ अपनी कसम से बंधे हुए थे, तो कोई अपनी नमक से बंधा हुआ था। पर एक चीज़ देखो, उनकी साइलेंस, उनका खुद का अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना होने के कारण, जो एस्टेब्लिश धर्म था, धर्म, ये याद रखना धर्म, क्योंकि तुम लोग बहुत धार्मिक बनते हो, क्योंकि तुम अपने गुरुओं को, अपने नेताओं को बड़ा मानते हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ धर्म, उस धर्म की हत्या हुई, उनके चुप रहने से। और ये बात तुम्हारी गीता में ही दिया हुआ है, तुम्हारी किताबों में ही दिया हुआ है, कि भाई जो धर्म की रक्षा नहीं करता ना, धर्म भी उसकी रक्षा नहीं करता। और मैं इसका एग्ज़ाम्पल देता हूँ तुम्हें। जब उस समय धर्म की हत्या हो रही थी तब वो लोग वहीं खड़े थे। उन्होंने धर्म की रक्षा नहीं करी। इसीलिए जब भीष्म मरे, जब द्रोणाचार्य मरे, तो खुद ईश्वर धर्म के रूप में वहाँ खड़े थे और इन्वॉल्व थे उनकी हत्या में। और आज का धर्म ऐसे ही आज का धर्म तुम्हारा, हमारा, इस देश का धर्म, वी द पीपल का धर्म है। सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और इसकी रक्षा करना हमारी ज़िम्मेदारी है। बड़ा आसान सवाल पूछूँगा कि और ईमानदारी से जवाब देना। मतलब पिछले 1 साल में एक भी बार मतलब कभी भी तुमने अपने लोगों के खिलाफ कुछ बोला हो, जिन्हें तुम फॉलो करते हो पब्लिकली, कुछ ऐसा जो उन लोगों को पसंद नहीं आया हो, कुछ ऐसा जिसके लिए तुम्हें खुद डिफेंड करना हो अकेले, सोचो एक बार, नहीं होगा। क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी, तुम्हारी कल्चरल आइडेंटिटी, तुम्हारी सोशल आइडेंटिटी ये तुमने डिसाइड ही नहीं करी। ये तो तुम्हारे बचपन में पैदा होते ही उस पे ठप्पा लगा दिया, सब्सक्रिप्शन तुम्हें मिल गया और तुम सिटीज़न तो कभी बन ही नहीं पाए। तुम मेंबर हो और डेमोक्रेसी में नहीं हो तुम। ये जो मेंबरशिप का जो गेम होता है ना, ये डेमोक्रेसी में नहीं चलता, ये डेमोक्रेसी नहीं बनाता, ये भीड़ बनाती है और भीड़ सोचती नहीं है, भीड़ फॉलो करती है। अब इमेजिन करो इसी भीड़ अब ये पूरा देश अगर भीड़ में बँट जाए और कोई इंसान अकेले ना सोचे, सब फॉलोअर्स और फैन्स में डिवाइड हो जाए, सब अपने साइड को ब्लाइंडली डिफेंड करें, तब क्या होगा? तब डेमोक्रेसी थोड़ी बचेगी, तब तो मोबोक्रेसी बन जाएगी। और तुम्हें लगता है अगर आज तुम मॉब को बढ़ाओगे, तो ये तुम्हारे दरवाजे पे कल नहीं आएगा? क्योंकि मोबोक्रेसी का तो सिंपल रूल है, जिसका शोर ज़्यादा वो जीतेगा, जिसका नैरेटिव लाउड वही सही है। भीड़ के लिए सत्य का कोई रिलेवेंस नहीं है। भीड़ के लिए न्याय सब्जेक्टिव है। भीड़ में अकाउंटेबिलिटी ऑप्शनल होती है क्योंकि सिटीजन्स अब रहे ही नहीं। उनकी जगह फैंस आ गए, मॉब आ गई और मॉब का कोई कॉन्शियस नहीं होता है। मॉब का बस एक डायरेक्शन होता है लाउडेस्ट वॉइस की तरफ। और महाभारत में इसी को मत्स्य न्याय कहा गया, लॉ ऑफ द फिशेस। बड़ी मछली छोटी को खा जाती है। वहाँ कोई धर्म का कॉन्सेप्ट नहीं होता, कोई विवेक का कॉन्सेप्ट नहीं होता। वहाँ बस एक शक्ति का कॉन्सेप्ट होता है। और ये तब होता है जब सिटीजन्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देते हैं, जब वो आउटसोर्स कर देते हैं अपना कॉन्शियस, जब वो कंफर्टेबल हो जाते हैं। और कंफर्टेबल सिटीजन्स सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं किसी भी डेमोक्रेसी के लिए। क्योंकि उन लोगों को चेंज की ज़रूरत थोड़ी है। आपको क्या लगता है कि भारत की जो आज़ादी का आंदोलन लड़ा गया था, सबको आज़ादी चाहिए थी? थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। उन्हें कोई क्वेश्चन नहीं करना, वो तो बस फॉलो करते हैं, डिफेंड करते हैं। सिस्टम चाहे कुछ भी बन जाए, उन पे कोई आके रूल करे, कोई नहीं रूल करे, उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता।
आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िए, कॉन्स्टिट्यूशन के पहले 3 शब्द क्या है? वी द पीपल, हम भारत के लोग। और ये हम भारत के लोग ही सोर्स ऑफ द पावर है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी है। लेकिन हमने अपनी पावर ट्रांसफर कर दी है, रेंट पे दे दी है। किसको? पार्टी को, लीडर को, इन्फ्लुएंसर को। और अब हम बैठकर चुपचाप एक प्राइम टाइम शो देखने के बाद कंप्लेन करते हैं, भाई सिस्टम खराब है। आजकल तो इतना मस्त प्राइम टाइम आता है कि कंप्लेन भी नहीं करते। मुझे लगता है भाई देश तो बहुत तरक्की कर रहा है। पता है लीडर्स करप्ट हैं, क्योंकि एक गरीब देश का नेता या पॉलिटिशियन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लैंड क्रूजर प्राइवेट जेट में नहीं घूम सकता, ये हमें पता है। पर वो घूम रहा है, हमें पता है कि वो पैसा कहाँ से आया। पर क्या करें, सिस्टम तो हमने ही बनाया है, लीडर्स तो हमने ही चूज किए। और अगर चूज करते वक्त हमने नहीं सोचा, अगर हमने अपनी जजमेंट, हमने अपने कॉन्शियस को आउटसोर्स कर रखा है, तो अब क्या है कि हमारी जिम्मेदारी बनती है? नहीं बनती है, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि हमें अब आराम से रहना है। हमें अंतरात्मा नहीं चाहिए। हमने सेफ्टी चूज की है, सत्य नहीं। हमने बिलोंगिंग चूज की है, इंटीग्रिटी नहीं। और ये वैलिड चॉइस है। देखो देखा जाए तो भाई ये बहुत वैलिड चॉइस है एक एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो बहुत आराम की जिंदगी चाहता है। लेकिन फिर आप ऑनेस्ट रहिए, फिर आप विक्टिम मत बनिए, फिर आप ये मत कहिए कि भाई ये हमारे साथ गलत हो रहा है। नहीं, आपने सपोर्ट किया है इसलिए ऐसा हो रहा है। क्योंकि आप जब नहीं बोलते ना, तब आपका वो नहीं बोलना भी एक एक्शन है। कुछ नहीं करना भी कुछ करने जैसा है। भीष्म ने कुछ नहीं किया, द्रोणाचार्य ने कुछ नहीं किया, तो उन्होंने मौन सपोर्ट किया दुर्योधन को, मौन सपोर्ट किया कौरवों को। साइलेंस भी एक स्टेटमेंट है, किसी को फॉलो करना एक चॉइस होती है। और हमने वो चॉइस ली है। रोज हर इश्यू पे, हर डिसीजन पे हमने आउटसोर्स किया है अपना दिमाग, अपनी अंतरात्मा, अपना धर्म। और उसका प्राइस, उसकी कीमत आपको पता है। रोज आप शीशे में देखते हैं, रोज इस देश में जब आप बाहर निकलते हैं सड़कों पे, तब आपको दिखता है। जब आप अकेले होते हो आपको दिखता है। जब कोई नहीं देख रहा होता है तब आपको पता होता है कि हमने कब से खुद से नहीं सोचा, कब से खुद से कुछ डिसाइड नहीं किया, कब से खुद पे ट्रस्ट नहीं किया। और अब क्वेश्चन ये नहीं है कि मैं क्या सोचता हूँ और मैं क्या कर दूंगा आपके लिए। नहीं, क्वेश्चन ये है कि अब आप लोग खुद क्या करोगे। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि कोई कुछ करेगा, तुम उसकी पूजा करने लग जाओगे, उसको फॉलो करने लगोगे। एक पे एक एग्जाम्पल है, कई सारी मूर्तियां देखोगे। कुछ लोगों ने कहा कि भाई स्कूल जाके पढ़ो, मंदिर जाने की क्या जरूरत है। तुमने भाई उसी को मंदिर बना दिया, उसी को मंदिर में जाके बिछा दिया। एक आदमी ने कहा मूर्ति पूजा नहीं करो, तुमने दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ति उसी की बेच दी। तो इसलिए ये, इससे खुद को बाहर से तुम निकाल सकते हो। सिर्फ तुम, तुम्हारे डिसीजन, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारी अंतरात्मा, उसे तुम रेस्क्यू कर सकते हो। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि तुम क्या करोगे।